नमस्कार साथियों, मैं अरविंद हुड्डा। गुरुकुल पॉइंट पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। तो साथियों, हम पढ़ रहे थे मारवाड़ रियासत। पिछली क्लास में हमने चर्चा की थी मोटा राजा उदयसिंह के बारे में। उदयसिंह का शासनकाल 1583 ईस्वी से 1595 ईस्वी तक था। उदयसिंह की उपाधि मिलती है मोटा राजा, जो अकबर द्वारा दी गई थी। अकबर उदयसिंह को स्थूलकाय शरीर होने के कारण मोटा राजा कहकर पुकारता। फिर साथियों, 1587 ईस्वी में मोटा राजा उदयसिंह ने अपनी पुत्री मानीबाई या जोधाबाई का विवाह अकबर के पुत्र सलीम के साथ किया। मोटा राजा उदयसिंह मारवाड़ का प्रथम शासक है जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की और मुगलों से वैवाहिक संबंध बनाए। फिर साथियों, मोटा राजा उदयसिंह के काल में ही 1593 ईस्वी में तिलवाड़ा बाड़मेर में मल्लीनाथ पशु मेले का प्रारंभ होता है। मल्लीनाथ पशु मेला राजस्थान का सबसे प्राचीनतम पशु मेला है। मल्लीनाथ पशु मेला चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक लगता है। फिर साथियों, 1609 ईस्वी में मोटा राजा उदयसिंह के पुत्र किशन सिंह ने किशनगढ़ की स्थापना की। किशनगढ़ राठौड़ों की सत्ता का तीसरा प्रमुख केंद्र है। मैंने आपको बताया था राठौड़ों की सत्ता का पहला प्रमुख केंद्र जोधपुर, दूसरा बीकानेर और तीसरा यह किशनगढ़ था। फिर साथियों, मोटा राजा उदयसिंह के काल में औबा पाली के अंदर चारण और ब्राह्मण पुरुषों द्वारा जोर किया गया। यह राजस्थान का पुरुषों द्वारा किया गया एकमात्र जोर है। पुरुषों के जोर को जम्मत कहा जाता है। फिर साथियों, हमने चर्चा की थी कल्ला राय मलोत की। कल्ला राय मलोत सिवाना का शासक था, रायमल का पुत्र और उदयसिंह का भतीजा। 1580 और 82 में अकबर के आदेश पर मोटा राजा उदयसिंह सिवाना पर आक्रमण करते हैं। कल्ला राय मलोत के नेतृत्व में सिवाना का दूसरा शाखा हुआ। जो केसरिया है वो कल्ला राय मलोत के नेतृत्व में हुआ और जोर आड़ी रानी बानकंवर के नेतृत्व में हुआ। कल्ला राय मलोत ने बीकानेर के पृथ्वीराज राठौड़ से अपनी मृत्यु से पहले अपने मर्सिये लिखवाए और मर्सिये मारवाड़ में किसी प्रभावशाली व्यक्ति की युद्ध में मृत्यु होने पर उसकी वीरता में गाए और लिखे जाने वाले दोहे। और साथियों, हमारा मोटा राजा उदयसिंह है वो कंप्लीट हो गया था। अब मोटा राजा उदयसिंह के बाद अगर जोधपुर का कोई अच्छा शासक आता है जिसके बारे में 2-4 लाइन पढ़ने को मिलती है तो वो आता है जसवंत सिंह। लेकिन मोटा राजा और जसवंत सिंह के बीच में जोधपुर के 2-3 शासक और आते हैं, हम उनकी भी चर्चा करेंगे ताकि इनका जो सन का क्रम है वो ना टूटे। तो साथियों, मोटा राजा उदयसिंह के बाद जोधपुर का शासक बना सूरसिंह। और हम सूरसिंह की बात करें तो सूरसिंह का शासनकाल था, जोधपुर का मोटा राजा उदयसिंह के बाद शासक बनता है सूरसिंह। और साथियों, जो सूरसिंह का शासनकाल है वो था 1595 ईस्वी से 1619 ईस्वी तक। और इस सूरसिंह की एक उपाधि मिलती है और सूरसिंह की उपाधि थी सवाई राजा, जो अकबर द्वारा दी गई थी। यह जो उपाधि है सवाई राजा, ये किसके द्वारा दी गई थी? अकबर के द्वारा। अकबर द्वारा दी गई। तो साथियों, मोटा राजा उदयसिंह के बाद जोधपुर का शासक बना सूरसिंह। और सूरसिंह का जो शासन काल है वो 1595 ईस्वी से 1619 ईस्वी तक है। सूरसिंह की उपाधि थी सवाई राजा, जो अकबर द्वारा दी गई। और साथियों, आर्ट एंड कल्चर में हम जोधपुर शैली के अंदर जो चित्रण पढ़ते हैं डोला मारू का और भागवत पुराण का, वो चित्रण इन्हीं सूरसिंह के काल में हुआ था। तो इन सूरसिंह के काल में 2 चित्रण हुए थे डोला मारू का, डोला मारू और भागवत पुराण। भागवत पुराण ये दोनों चित्रण इन्हीं सूरसिंह के काल में हुए। चित्रण इन्हीं के काल में। इन्हीं के काल में हुए। तो साथियों, मोटा राजा उदयसिंह के बाद जोधपुर का शासक बना सूरसिंह। और सूरसिंह का शासन काल था 1595 ईस्वी से 1619 ईस्वी तक। सूरसिंह की उपाधि थी सवाई राजा, जो अकबर द्वारा दी गई थी।
और हम आर्ट एंड कल्चर में जोधपुर शैली के अंदर जो चित्रण पढ़ते हैं डोलामारू का और भागवत पुराण का, ये दोनों चित्रण इन्हीं के काल में हुए थे। अब साथियों सूरसी की इसके अलावा इतिहास में कोई और विशेष जानकारी नहीं मिलती और सूरसी के बाद जोधपुर का अगला शासक बनता है गजसी। तो आप एक बार यहां तक क्लियर करो, फिर हम बात करते हैं गजसी की। अब साथियों सूरसी के बाद जोधपुर का अगला शासक बना गजसी और हम गजसी की बात करें तो गजसी का शासनकाल था गजसी, और गजसी का शासनकाल था 1619 ईस्वी से 1638 ईस्वी तक। तो साथियों सूरसी के बाद जोधपुर का अगला शासक बनता है गजसी और गजसी का जो शासनकाल है वो 1619 ईस्वी से 1638 ईस्वी तक था। और गजसी की और बात की जाए तो इनका राज्य अभिषेक बुरहानपुर दक्षिण भारत में हुआ। इनका राज्य अभिषेक कहां हुआ? राज्य अभिषेक, और इनका राज्य अभिषेक होता है बुरहानपुर दक्षिण भारत। बुरहानपुर दक्षिण भारत। और साथियों गजसी की उपाधि भी मिलती है। गजसी की उपाधि थी दल थम्मन। जो जहांगीर द्वारा दी गई थी। जहांगीर द्वारा दी गई। और साथियों दल थम्मन का मतलब होता है वीरों का वीर। वीरों का वीर। तो साथियों जो गजसी है उनका राज्य अभिषेक बुरहानपुर दक्षिण भारत में हुआ। कुछ किताबों में दक्षिण भारत मिलता है, कुछ किताबों में एमपी मिलता है। और साथियों जो गजसी है उनकी उपाधि थी दल थम्मन, जो जहांगीर द्वारा दी गई थी। दल थम्मन का मतलब वीरों का वीर। और दल पुंगल विश्व विजेता पृथ्वीराज चौहान थर्ड की उपाधि थी। और साथियों अगर गजसी की और बात करें तो इनकी मृत्यु होती है आगरा के अंदर। इनकी मृत्यु कहां हुई? आगरा में 1638 ईस्वी में। आगरा 1638 ईस्वी। और जो गजसी की छतरी है वो भी यहीं आगरा के अंदर है। गजसी की छतरी। तो साथियों हमने गजसी की मृत्यु की बात इसलिए की क्योंकि जो जोधपुर का अगला शासक होगा उसका राज्य अभिषेक भी यहीं आगरा के अंदर होगा। क्योंकि जब शासक की मृत्यु हो जाती थी तो जो उत्तराधिकारी होता था उसका राज्य अभिषेक करना जरूरी होता था। और जब जो उत्तराधिकारी है वो रियासत जब लौटता था तो उसका पुनः राज्य अभिषेक कर दिया जाता था। लेकिन शासक की मृत्यु के बाद रियासत की गद्दी खाली नहीं रहती थी, इसलिए उसका राज्य अभिषेक करना जरूरी होता था। तो जो जोधपुर का अगला शासक है उसका राज्य अभिषेक भी यहीं आगरा के अंदर होता है गजसी की मृत्यु होने के बाद। और जो गजसी की मृत्यु है वो आगरा के अंदर 1638 ईस्वी में हुई। और जो गजसी की छतरी है वो भी यहीं आगरा के अंदर है। अब साथियों हम बात करते हैं कि गजसी ने अपना उत्तराधिकारी किसको घोषित किया। गजसी के बाद जोधपुर का अगला शासक कौन बना? तो गजसी के 3 पुत्र थे। गजसी के कितने पुत्र थे? 3 पुत्र। और सबसे बड़ा पुत्र था अमर सिंह राठौड़। अमर सिंह राठौड़। फिर साथियों अमर सिंह से छोटा था जसवंत सिंह। और सबसे छोटा था अचल सिंह।
तो साथियों जो गज सिंह है उसके 3 पुत्र थे। सबसे बड़ा पुत्र था अमर सिंह राठौड़, फिर अमर सिंह से छोटा था जसवंत सिंह और सबसे छोटा था अचल सिंह। अब अचल सिंह के तो नाम से ही पता चल रहा है ये बेचारा चल ही नहीं पाया था, इसकी तो क्या हो जाती है, जल्दी मृत्यु हो जाती है। अचल सिंह की क्या हो गई, मृत्यु। अब साथियों जो गज सिंह है उसके 2 पुत्र बचे, अमर सिंह राठौड़ और जसवंत सिंह। अब जसवंत सिंह को इस बात का पता था कि अपना तो राजा बनने से नंबर आने से रहा, क्योंकि अपने से बड़ा अपना भाई है, तो नीति और नियम के अनुसार जो राजा का ज्येष्ठ पुत्र होता था अगला उत्तराधिकारी वही होता था। लेकिन जसवंत सिंह ने सोचा क्यों ना फिर भी ट्राई की जाए, मुझे पिताजी को मनाना चाहिए, गज सिंह से बात की जाए। लेकिन फिर जसवंत सिंह ने सोचा कि अगर मैं गज सिंह से या अपने पिताजी से यह बात कहूंगा तो उनके लिए तो हम दोनों भाई समान हैं, क्योंकि उनके तो हम दोनों ही बेटे हैं। तो क्यों ना इस गज सिंह की एक प्रेमिका थी अनारा बेगम, तो जसवंत सिंह ने सोचा क्यों ना इस अनारा बेगम की ओर ध्यान दिया जाए। तो एक गज सिंह की कौन थी, प्रेमिका अनारा बेगम। अनारा बेगम, और ये अनारा बेगम कौन थी, गज सिंह की प्रेमिका। तो जसवंत सिंह ने सोचा क्यों ना इस अनारा बेगम की ओर ध्यान दिया जाए। तो जो जसवंत सिंह है वो एक दिन इस अनारा बेगम की हवेली जाता है और इसको नमस्कार करता है, धोख लगाता है। तो इस अनारा बेगम ने कहा कि ये राजकुमार तुम ये क्या कर रहे हो, अगर किसी ने देख लिया तो बेइज्जती होगी तुम्हारी भी और मेरी भी, क्योंकि मैं दासी हूं और तुम राजकुमार हो। तो जसवंत सिंह ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे जो पिताजी हैं वो इस दुनिया में 2 ही लोगों से प्रेम करते हैं, एक तो हमारी माँ से और एक आपसे, तो उसके अनुसार आप भी हमारी माँ जैसी हुई, तो इसमें कोई गलत नहीं है। जसवंत सिंह की ऐसी बातों से जो अनारा बेगम ये थोड़ी इंप्रेस होती है। फिर जसवंत सिंह ने कहा अगर आपको कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप जसवंत सिंह को याद कर लेना, मैं उसी समय आ जाऊंगा। तो साथियों ये जो जसवंत सिंह है ये इस अनारा बेगम की हवेली जाना शुरू कर देता है, इसकी सेवा पानी करना शुरू कर देता है, इस अनारा बेगम के क्लोज हो जाते हैं। और एक दिन अनारा बेगम से ये जो जसवंत सिंह है ये बातों बातों में पूछता है कि मैं आपको कैसा लगता हूं। तो अनारा बेगम ने कहा कि तुम अच्छे हो, छोटे राजकुमार हो। फिर कहा कि अमर सिंह राठौड़ वो कैसा लगता है आपको, तो इस अनारा बेगम ने कहा कि वो भी अच्छा है, बड़ा राजकुमार है। तो इस जसवंत सिंह ने कहा कि आपने अमर सिंह राठौड़ को देखा है, वो कितने क्रोधित स्वभाव का है, उसने कभी आज से आपसे पूछा भी है कि आप कैसे हो। और ऐसा कहा जाता है कि अमर सिंह राठौड़ उसी समय वहां से गुजर रहे थे, तो ये अपनी मस्ती में मस्त निकल जाते हैं वहां से और इस अनारा बेगम की और इस जसवंत सिंह की ओर ध्यान भी नहीं देते। तो जसवंत सिंह ने कहा कि आपने देखा अमर सिंह राठौड़ को, कितने भाव हैं उसके, आपने उसने एक बार भी आपकी ओर देखा नहीं, वो आपको दासी समझता है। तो ये जो अनारा बेगम है ये गज सिंह के पास जाती है और गज सिंह को जाके कहती है कि आपने उत्तराधिकारी के बारे में क्या सोचा है। तो इस गज सिंह ने कहा कि सोचना क्या है, मेरी मृत्यु के बाद जो मेरा बड़ा बेटा है वो शासक बन जाएगा और जो छोटा बेटा है जसवंत सिंह उसको कहीं की जागीर मिल जाएगी। तो इस अनारा बेगम ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, आप अमर सिंह राठौड़ शासक नहीं बनना चाहिए, क्योंकि मैंने वो सारे गुण जसवंत सिंह के अंदर देखे हैं जो आपके अंदर हैं, तो आप अपने जीते जी जसवंत सिंह को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दो। तो गज सिंह ने कहा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, अगर मैंने ऐसा किया तो जो सामंत सरदार है वो इस बात से विरोध कर देंगे कि मैंने बड़े बेटे को उत्तराधिकारी घोषित ना करके छोटे पुत्र को उत्तराधिकारी घोषित किया। तो ये जो अनारा बेगम है ये इस गज सिंह से कहती है कि ठीक है, तो मेरे को कॉल या मैसेज मत करना। तो इस गज सिंह ने कहा कि अरे बावड़ी रुक, तू तो नाराज हो गई, मैं तो मजाक कर रहा था। क्योंकि साथियों मोहब्बत हो या डाउनलोडिंग अधूरी दोनों ही तकलीफ देती है। तो इस गज सिंह ने इस अनारा बेगम के कहने पर इस जसवंत सिंह को उत्तराधिकारी घोषित किया। तो ये गज सिंह क्या करता है, अनारा बेगम के कहने पर अनारा बेगम के कहने पर उत्तराधिकारी घोषित किया। उत्तराधिकारी घोषित किया। तो साथियों गज सिंह ने अनारा बेगम के कहने पर जसवंत सिंह को उत्तराधिकारी घोषित किया। और मैंने आपको बताया था कि ये मारवाड़ के जो राठौड़ है ये कहने पर बहुत काम करते हैं।
अब साथियों गज सिंह ने अपना उत्तराधिकारी तो जसवंत सिंह को घोषित कर दिया, लेकिन अपने बड़े पुत्र अमर सिंह को भी तो कुछ देगा। तो अमर सिंह को एक बड़ी जागीर दी गई नागौर की। तो अमर सिंह को क्या दिया? नागौर की जागीर दी। नागौर की जागीर दी। लेकिन साथियों जो अमर सिंह राठौड़ है वो इस नागौर की जागीर में संतुष्ट नहीं होता है, क्योंकि जो अमर सिंह राठौड़ है वो गज सिंह का बड़ा पुत्र था, नीति और नियम के अनुसार उत्तराधिकारी था। तो ये इस नागौर की जो जागीर है इसके अंदर संतुष्ट नहीं होता है और 1628 ईस्वी में शाहजहां के दरबार में चला जाता है। अमर सिंह राठौड़ ने क्या किया? 1628 ईस्वी में 1628 ईस्वी में शाहजहां के दरबार में चला गया। शाहजहां के दरबार में चला गया। तो साथियों जो अमर सिंह राठौड़ है वो इस नागौर की जागीर में संतुष्ट नहीं होता है और 1628 ईस्वी में शाहजहां के दरबार में चला जाता है। और इधर साथियों जो अनारा बेगम है इसने जोधपुर के अंदर अनारा की बेरी बावड़ी का निर्माण करवाया। इस अनारा बेगम ने क्या किया? अनारा बेगम ने जोधपुर में अनारा बेगम ने जोधपुर में अनारा की बेरी अनारा की बेरी बावड़ी का निर्माण करवाया। तो साथियों जो अनारा बेगम है वो जोधपुर के अंदर अनारा की बेरी बावड़ी का निर्माण करवाता है। अब साथियों गज सिंह के बाद जोधपुर का अगला शासक तो बनता है जसवंत सिंह, लेकिन जो ये गज सिंह का बड़ा पुत्र था अमर सिंह राठौड़, क्या इसकी भी कोई कहानी है क्या? तो साथियों बिल्कुल इस अमर सिंह राठौड़ की भी कोई कहानी है। दो चार बातें अमर सिंह राठौड़ की भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम जसवंत सिंह की चर्चा करने से पहले हम बात करेंगे अमर सिंह राठौड़ की। लेकिन गज सिंह के बाद जोधपुर का तो अगला शासक बनता है जसवंत सिंह, लेकिन ये अमर सिंह राठौड़ है, यह था नागौर का शासक। लेकिन अमर सिंह राठौड़ की भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दो तीन बातें इंपॉर्टेंट है, तो हम एक बार अमर सिंह राठौड़ की चर्चा करेंगे। तो साथियों यहां हमने बात की गज सिंह की। जो गज सिंह है वो सूर सिंह के बाद शासक बनता है, जिसका शासनकाल 1619 ईस्वी से 1638 ईस्वी तक था। गज सिंह का जो राज्य अभिषेक है वो बुरहानपुर दक्षिण भारत में हुआ। गज सिंह की उपाधि थी दल थम्बन, वीरों का वीर, जो जहांगीर द्वारा दी गई थी। और जो गज सिंह की मृत्यु है वो आगरा के अंदर 1638 ईस्वी में हुई। और जो गज सिंह की छतरी है वो भी आगरा के अंदर ही है। और गज सिंह के साथ जो तीन पुत्र थे, सबसे बड़ा अमर सिंह राठौड़, फिर जसवंत सिंह और सबसे छोटा था अचल सिंह। अचल सिंह की तो जल्दी मृत्यु हो जाती है। और ये जो जसवंत सिंह है इसको गज सिंह अनारा बेगम के कहने पर अपना उत्तराधिकारी घोषित करते हैं। और इस अनारा बेगम ने जोधपुर में अनारा की बेरी बावड़ी का निर्माण करवाया। और जो गज सिंह है वो अपने बड़े पुत्र अमर सिंह राठौड़ को नागौर की जागीर देते हैं, लेकिन अमर सिंह राठौड़ नागौर की जागीर में संतुष्ट नहीं रहते और वो 1628 ईस्वी में शाहजहां के दरबार में चले जाते हैं। तो साथियों आप एक बार यहां तक क्लियर करो, फिर बात करते हैं अमर सिंह राठौड़ की। अब साथियों गज सिंह के बाद जोधपुर का अगला शासक बना जसवंत सिंह, लेकिन हम जसवंत सिंह की चर्चा करने से पहले चर्चा करेंगे अमर सिंह राठौड़ की, क्योंकि अमर सिंह राठौड़ की भी दो चार बातें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो साथियों जो अमर सिंह राठौड़ है वो नागौर का शासक था। तो साथियों बात करते हैं अमर सिंह राठौड़ की।
अमर सिंह राठौड़। तो साथियों जो अमर सिंह राठौड़ है इसका टाइम पीरियड वगैरह लिखने की तो हमें कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जोधपुर का शासक नहीं था, ये था नागौर का शासक। अमर सिंह राठौड़ कहां का शासक था? नागौर का। नागौर का शासक। और इस अमर सिंह राठौड़ को कटार का धनी भी कहा जाता है। तो साथियों अमर सिंह राठौड़ कहां का शासक था? अमर सिंह राठौड़ नागौर का शासक था। अमर सिंह राठौड़ किसका पुत्र था? अमर सिंह राठौड़ जोधपुर के शासक गज सिंह का पुत्र था। और कटार का धनी किसे कहा जाता है? कटार का धनी अमर सिंह राठौड़ को कहा जाता है। अब साथियों जो अमर सिंह राठौड़ है उसके काल में 1644 ईस्वी में एक लड़ाई होती है जिसे देसी भाषा में नाम दिया गया मतीरे की राठ। तो इस अमर सिंह राठौड़ के काल में 1644 ईस्वी में क्या हुई? मतीरे की राठ। मतीरे की राठ। और साथियों जो मतीरा होता है ये होता है तरबूज। मतीरा क्या होता है? तरबूज। और अंग्रेजी में कहते हैं इसको वाटरमेलन। 95% के समथिंग इसके अंदर पानी की मात्रा होती है। तो साथियों अमर सिंह राठौड़ के काल में 1644 ईस्वी में एक लड़ाई हुई जिसे देसी भाषा में नाम दिया गया मतीरे की राठ। और इससे 100 साल पहले गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था 1544 ईस्वी के अंदर। तो साथियों ये जो मतीरे की राठ है ये अमर सिंह राठौड़ और करण सिंह के मध्य होती है। ये जो मतीरे की राठ किसके मध्य हुई? अमर सिंह राठौड़। अमर सिंह राठौड़ और करण सिंह के मध्य। और ये करण सिंह कहां का था? बीकानेर का। और जो अमर सिंह राठौड़ है वो था नागौर का। तो साथियों जो मतीरे की राठ है वो अमर सिंह राठौड़ और करण सिंह के मध्य होती है। अब साथियों इधर एक हमारे जिला है और ये जिला है बीकानेर। और आप ज्योग्राफी में पढ़ते हो कि बीकानेर की और जो नागौर की सीमा है वो दोनों आपस में स्पर्श करती है। तो इधर ये जिला हो गया नागौर। तो साथियों जो नागौर है और जो बीकानेर है उन दोनों की जो सीमा है वो आपस में मिलती है। अब इधर जो बीकानेर में बॉर्डर पे गांव है वो है सिलवा गांव। सिलवा गांव। और इधर नागौर में जो बॉर्डर पे गांव है वो जोखड़िया गांव। जोखड़िया गांव। तो साथियों जो बीकानेर और नागौर है उन दोनों की सीमा है वो आपस में मिलती है। इधर बीकानेर में जो बॉर्डर पे गांव है वो है सिलवा गांव और इधर जो नागौर में बॉर्डर पे गांव है वो है जोखड़िया गांव। अब साथियों जो सिलवा गांव का किसान था उसने यहां पर अपने खेत के अंदर तरबूज लगाई। अब जो तरबूज की बेल होती है वो ऐसे सीधी तो खड़ी होगी नहीं, वो तो रेंगते हुए जाएगी। तो इस सिलवा गांव के किसान ने यहां पर अपने खेत में तरबूज लगाई और जो तरबूज की बेल है वो इधर जोखड़िया गांव के किसान के खेत में आ गई और इस बेल के तरबूज लग गई। तो साथियों जो सिलवा गांव का किसान है उसने अपने खेत के अंदर मतीरे लगाए, मतीरे की बेल, और जो बेल है वो इधर जोखड़िया गांव के किसान के खेत में आ गई और इस बेल के मतीरे लग गए। अब जब ये मतीरे हैं वो पककर तैयार हो गए तो ये जो सिलवा गांव का किसान है ये मतीरे तोड़ने के लिए आता है। तो ये मतीरे तोड़ने स्टार्ट करता है, यहां से जो पक्के हुए मतीरे थे तो यहां से मतीरे तोड़ने स्टार्ट करता है और मतीरे तोड़ते तोड़ते जोखड़िया गांव के किसान के खेत में आ जाता है मतीरे तोड़ते हुए। तो इस जोखड़िया गांव का जो किसान था इसने इस सिलवा गांव के किसान से कहा कि अरे रुक, तू क्या कर रहा है? तो इसने कहा कि मैं मतीरे तोड़ रहा हूं।
कहा कि तू खड़ा कहाँ है, कहा तेरे खेत में, कहा मतीरे कहाँ है, कि तेरे खेत में, तो फिर तोड़ने वाला तू कौन होता है, तो चल यहां से मैं तोड़ूंगा। तो ऐसे दोनों के बीच में राड़ हो जाती है, लड़ाई हो जाती है, और ये लड़ाई इतनी बढ़ती है कि दोनों गांव वाले आ जाते हैं, और ये बात इतनी फैली कि दोनों शासकों के पास पहुंच गई और दोनों शासक भी आ गए। अब साथियों आप ऐसे समझने की कोशिश करो कि आपका जो पड़ोसी है और जो पड़ोस की भाभी है वो प्रेग्नेंट है, गर्भवती, और एक दिन वो आपके घर पे आती है और उसने आपके घर पे बच्चे को जन्म दिया, तो आप ये कहोगे क्या कि उस बच्चे पे मेरा अधिकार है क्योंकि उसने बच्चे को जन्म दिया हमारे घर पे, तो उस बच्चे पे अधिकार किसका होगा, आपका या पड़ोसी का। तो यहां भी सेम यही सिचुएशन थी। तो साथियों अब दोनों रियासत के यहां पर शासक आ जाते हैं। तो इधर बीकानेर से आकर खड़े हो गए करण सिंह, और इधर नागौर से आ गए अमर सिंह राठौड़। अब साथियों जो मतीरे की राड़ है ये सिर्फ राड़ नहीं थी, ये बात आत्मसम्मान की हो चुकी थी। तो इधर करण सिंह ने अपने किसान से कहा कि जाओ और तू मतीरे तोड़ के ला, मैं देखता हूं तुझे कौन रोकता है। तो इधर अमर सिंह राठौड़ ने भी कहा कि हिम्मत है तो हाथ लगा के दिखाओ। तो इस करण सिंह ने अपने किसान से कहा कि तू रुक, मैं ही जाता हूं मतीरे तोड़ने के लिए। तो इधर ये करण सिंह ये मतीरे तोड़ने के लिए आता है, तो इधर से भी अमर सिंह राठौड़ आगे बढ़ते हैं और इस करण सिंह को धक्का देता है, और जो करण सिंह है वो इन मतीरों पे जाके गिरता है और मतीरे वो वहीं फूट फाट जाते हैं। और इसका जो मतीरे की राड़ है इसका इतिहासकार परिणाम नहीं बताते, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से अमर सिंह राठौड़ की विजय मानी जाती है, क्योंकि ये जो बीकानेर का था करण सिंह, इनको मतीरे लेने थे, और जो नागौर वाले अमर सिंह राठौड़ थे इनको मतीरे देने नहीं थे। तो जब करण सिंह को धक्का दिया अमर सिंह ने, तो ये मतीरों पे गिर गए और मतीरे फूट फाट गए। तो अप्रत्यक्ष रूप से अमर सिंह राठौड़ की विजय मानी जाती है। अब साथियों जो करण सिंह है उसके मन में बदला लेने की भावना हो गई, क्योंकि करण सिंह को लगा कि अमर सिंह राठौड़ ने मेरी जनता के सामने मेरी बेइज्जती कर दी, मेरे को धक्का देके। तो ये जो करण सिंह है ये इस अमर सिंह राठौड़ से बदला लेने की सोचता। और मैंने आपको बताया था कि अमर सिंह राठौड़ 1628 ईस्वी में शाहजहां के दरबार में चला गया था, और ये जो करण सिंह है ये भी शाहजहां के दरबार में रहा करता था। तो ये दोनों कहां रहते थे, शाहजहां के दरबार में। शाहजहां का दरबार। तो जो अमर सिंह राठौड़ है और करण सिंह ये दोनों शाहजहां के दरबार में रहते थे। अमर सिंह राठौड़ और इधर कौन था, बीकानेर का करण सिंह, ये दोनों कहां थे, शाहजहां के दरबार में। और साथियों शाहजहां का साला था मीरबख्श सलामत खां। मीरबख्श का मतलब रक्षा मंत्री, मीरबख्श सलामत खां। और ये जो मीरबख्श सलामत खां ये कौन था, शाहजहां का साला। शाहजहां का साला। तो साथियों जो अमर सिंह राठौड़ है वो एक दिन सलामत खां के पास आते हैं और आके कहते हैं कि मुझे नागौर में कुछ काम है, तो मुझे 3 दिन की छुट्टी चाहिए। तो सलामत खां ने कहा कि ठीक है आप नागौर चले जाओ, आपका जो भी काम है वो करके वापस आ जाओ। तो ये जो अमर सिंह राठौड़ है ये नागौर चला जाता है और 10 दिन तक वापस नहीं लौटता। तो इधर करण सिंह को मौका मिल गया नमक और मिर्च लगाने का, बदला लेने का। तो ये सलामत खां के पास आता है और आके बातों बातों में कहता है कि वो नागौर वाला अमर सिंह राठौड़ है वो 3 दिन की छुट्टी लेके गया था और 10 दिन हो गए अभी तक नहीं आया। तो इस सलामत खां ने कहा कि हो गया होगा कोई काम तो आ जाएगा 1-2 दिन में। तो इस करण सिंह ने कहा कि अमर सिंह राठौड़ है वो नहीं आएगा, वो क्रोधित स्वभाव का है, डाके टाइप का आदमी है, आपने देखा नहीं उसे, वो आपको कुछ नहीं समझता और ना ही वो मुगल दरबार को कुछ समझता है। तो इस सलामत खां ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो अगर आ जाएगा, अगर नहीं आया तो उसे नोटिस भेज दिया जाएगा। तो करण सिंह ने कहा कि ठीक है। अब जो अमर सिंह राठौड़ है वो नहीं आते हैं 2-3 दिन और। तो इस करण सिंह ने कहा कि भेजो नोटिस अब। तो इस सलामत खां ने अमर सिंह राठौड़ को नोटिस भेजा, लेकिन इस अमर सिंह राठौड़ ने नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया। करण सिंह ने कहा इस सलामत खां से कि वो नोटिस का कोई जवाब नहीं देगा, वो आपको कुछ नहीं समझता और ना ही वो मुगल दरबार को कुछ समझता, आप कितने भी नोटिस भेजते रहो उसको। तो सलामत खां ने फिर से इसको
अमर सिंह राठौड़ को नोटिस भेजा, लेकिन फिर से अमर सिंह राठौड़ ने उस नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया। तो इस करण सिंह ने कहा कि मैंने कहा था ना, आप चाहे कितने भी नोटिस भेजो वो जवाब नहीं देगा, और यहां तक वो आएगा तो आपसे नमस्कार तक नहीं करेगा, आपसे मिलेगा तक नहीं। तो महीने 1.5 महीने बाद अमर सिंह राठौड़ है वो मुगल दरबार में आते हैं। मुगल दरबार लगा हुआ था और अमर सिंह राठौड़ सीधे आकर अपने स्थान पर बैठ जाते हैं। तो ये जो करण सिंह सलामत खां के पास में बैठा था, तो कोनी मार के कहता है कि मैंने कहा था ना, अमर सिंह जब आएगा तो वो आपसे नमस्कार तक नहीं करेगा, वो कुछ नहीं समझता आपको और ना ही मुगल दरबार को कुछ समझता है। तो ये सलामत खां है, ये मुगल दरबार में खड़ा होता है और खड़ा होकर शाहजहां से कहता है कि बादशाह, हमारे दरबार में कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो मुगल दरबार की तौहीन कर रहे हैं, मुगल दरबार के नोटिस और आदेशों की पालना नहीं कर रहे। तो शाहजहां ने कहा कि ऐसा कौन है? तो सलामत खां ने कहा कि ये बैठे अमर सिंह राठौड़, जो 3 दिन का नाम लेकर गए थे और आज 30 दिन से आए। इन्हें 2 बार नोटिस भी भेज दिया गया, लेकिन इन्होंने नोटिस का भी कोई जवाब नहीं दिया। तो साथियों, जो शाहजहां है वो अपने मंत्री को खड़े करके कहते हैं कि जो अमर सिंह राठौड़ ने गलती की है उसकी सजा क्या हो सकती है। तो मंत्री ने कहा कि इसके लिए अमर सिंह राठौड़ को जुर्माना देना होगा। अमर सिंह राठौड़ को क्या देना होगा? जुर्माना। तो साथियों, शाहजहां ने इस अमर सिंह राठौड़ से कहा, जो भी मुगल दरबार से जो जुर्माना है वो तय हुआ कि अमर सिंह राठौड़ तू ये जो जुर्माना है ये मुगल दरबार में जमा करवा दे। तो अमर सिंह राठौड़ ने कहा कि मेरे पास देने को कुछ नहीं है, ये कटार है जो मैं आपको दूंगा नहीं। तो जो सारे सामंत सरदार थे वो इस अमर सिंह राठौड़ की ओर देखने लग गए। फिर जो शाहजहां उसने कहा कि देख अमर सिंह राठौड़, ये जो जुर्माना है ये मुगल दरबार की ओर से तय हुआ है, ये तो तुझे देना ही होगा क्योंकि तूने जो गलती की है उसके लिए। तो अमर सिंह राठौड़ ने फिर से कहा कि मम्मी की कसम, मेरे पास देने को कुछ नहीं है, ये कटार है जो मैं आपको दूंगा नहीं। हर जगह अपनी कटार घुसा दिया करता था, तभी इसे कटार का धनी कहा जाता है। और ये बात कहकर जो अमर सिंह राठौड़ है वो मुगल दरबार से उठ के अपनी हवेली में चला जाता है। तो शाहजहां ने सोचा कि जो अमर सिंह राठौड़ है वो थोड़ा क्रोधित स्वभाव का है, लेकिन वीर है, बहादुर है, आज ही आया तो थक गया होगा, तो कोई बात नहीं। तो जो शाहजहां है वो इस अमर सिंह राठौड़ के पास एक व्यक्ति को भेजता है समझाने के लिए, और जो व्यक्ति है वो जाके अमर सिंह राठौड़ को कहता है कि देख अमर सिंह, हमने भी कई बार मुगल दरबार में जुर्माना दिया है, क्योंकि जो मुगल दरबार की ओर से तय हो गया वो तो देना ही होगा इन्हें। तो अमर सिंह राठौड़ ने फिर वही बात कि मेरे पास देने को कुछ नहीं है, ये कटार है जो मैं आपको दूंगा नहीं। अब साथियों, उस व्यक्ति ने शाहजहां से आके कहा कि अमर सिंह राठौड़ है वो कोई जुर्माना नहीं देने वाला। अब अगले दिन जो मुगल दरबार है वो फिर से लगता है और जो अमर सिंह राठौड़ है वो मुगल दरबार में आता है। तो शाहजहां ने फिर से कहा कि देख अमर सिंह राठौड़, जो जुर्माना है वो तू मुगल दरबार में जमा करवा दे। तो अमर सिंह राठौड़ ने फिर वही बात की, मम्मी की कसम, मेरे पास देने को कुछ नहीं है, ये कटार है जो मैं आपको दूंगा नहीं। इतने में जो ये सलामत खां है ये खड़ा होता है और खड़ा होकर अमर सिंह राठौड़ को कहता है कि गवार है क्या रे, तू कल से समझा रहे हैं, तेरे को समझ में नहीं आ रहा कि जुर्माना जमा करवा दे, और कल से तू एक ही रट लगाए रखा है कि मेरे पास देने को कुछ नहीं है, कटार है जो मैं आपको दूंगा नहीं। इतने में तो अमर सिंह राठौड़ का जो अमर सिंह है वो जाग गया। अमर सिंह राठौड़ आग बबूला हो जाता है और मुगल दरबार में इस सलामत खां को पकड़ता है और इसकी गर्दन काट देता है। यह देखकर जो शाहजहां है वो मयूर सिंहासन से खड़ा हो जाता है और खड़ा होकर अमर सिंह राठौड़ को कहते हैं कि अमर सिंह, तुझे पता है तूने क्या किया है, इसकी सजा क्या होगी? मृत्युदंड। तो अमर सिंह राठौड़ ने कहा कि तू मुझे मृत्युदंड देगा, उससे पहले मैं तुझे मृत्युदंड देता हूं। और अपनी कटार है वो शाहजहां की ओर फेंकते है। जो शाहजहां वो मयूर सिंहासन से हट गया, वरना जो ये हमारा अमर सिंह राठौड़ है ये उसी दिन मुगल सत्ता का समापन कर देता, मुगल साम्राज्य का अंत कर देता। और जो शाहजहां है वो मयूर सिंहासन के पीछे से औरतों के रास्ते से भागकर आगरा किले के चौक में चले जाते हैं, क्योंकि शाहजहां को पता था कि अमर सिंह राठौड़ है वो राजपूत है और राजपूत महिलाओं के रहने के स्थान से नहीं आएगा। तो किसी ने इस अमर सिंह राठौड़ को कहा कि इधर से एक दरवाजा है, बुखारा दरवाजा, जो इधर आगरा के किले के चौक में खुलता है, तो तुम वहां से जा। तो अमर सिंह राठौड़ वो बुखारा दरवाजा से जाता है। कौन सा दरवाजा था साथियों? बुखारा दरवाजा। बुखारा दरवाजा। और ये जो बुखारा दरवाजा है इसे वर्तमान में अमर सिंह राठौड़ के दरवाजे के नाम से भी जाना जाता है। अमर सिंह राठौड़ का दरवाजा।
तो साथियों जो अमर सिंह राठौड़ है वो इस बुखारा दरवाजे से जाता है और आगरा के किले के चौक में फिर से शाहजहां और अमर सिंह का दोनों का आमना सामना हो जाता है। अमर सिंह राठौड़ ने फिर से अपनी कटार फेंक के शाहजहां पे मारी, लेकिन शाहजहां वो थोड़ा सा हट गया और जो कटार है वो जाके खम्मे पे लगी। और ऐसा कहा जाता है कि आगरा के किले में उस खम्मे पे आज भी अमर सिंह की कटार का निशान है और शाहजहां वहां से भाग जाता है। और फिर जो अमर सिंह राठौड़ है उसने अपने घोड़े पे बैठ के, अमर सिंह राठौड़ का घोड़ा था बादल, और अपने घोड़े पे बैठ के घोड़े को ऐंठ लगाई और घोड़ा है वो आगरा के किले की 13 फीट दीवार से कूद कर जो अमर सिंह राठौड़ है वो फरार हो जाता है। तो अमर सिंह राठौड़ का घोड़े का क्या नाम था? बादल। बादल, ये था अमर सिंह राठौड़ का घोड़ा। तो शाहजहां वो भाग जाता है और जो अमर सिंह राठौड़ है वो अपने घोड़े बादल पर बैठकर घोड़े को ऐंठ लगाते हैं और जो घोड़ा है वो आगरा के किले की 13 फीट दीवार से कूदकर जो अमर सिंह राठौड़ है वो फरार हो जाता है। अब जो शाहजहां उसने सोचा कि आज तो बाढ़ बाढ़ बंचे, वरना ये अमर सिंह राठौड़ ये मुगल साम्राज्य का अंत कर देता, मुगल सत्ता का ही समापन कर देता। लेकिन ये बात किसने बताई अमर सिंह राठौड़ को कि बुखारा दरवाजा वो आगरा किले के चौक में खुलता है, इस दरवाजे को हमेशा के लिए बंद करवा दो, वरना अगर कोई और इस दरवाजे से अंदर आएगा। तो शाहजहां ने इस बुखारी दरवाजे को हमेशा के लिए बंद करवा दिया था। फिर 1809 ईस्वी में अंग्रेज अधिकारी जॉर्ज स्टील ने जनता के लिए इस दरवाजे को खुलवा दिया था। अब साथियों जो अमर सिंह राठौड़ वो फरार हो गया और इधर शाहजहां ने घोषणा करवाई कि जो भी अमर सिंह राठौड़ के शव को लेकर आएगा उसे मुगल दरबार की ओर से उचित धनराशि दी जाएगी। अब साथियों मैंने आपको बताया था कि अमर सिंह राठौड़ है वो एकदम क्रोधित स्वभाव का था, डाकी टाइप का आदमी था, 10-15 के वश में तो अकेला ही नहीं आता, लेकिन धोखे से किसी भी इंसान को मारा जा सकता है। तो इस अमर सिंह राठौड़ का साला था अर्जुन सिंह गौड़। इस अमर सिंह राठौड़ का कौन था? साला। क्या नाम था साले का? अर्जुन सिंह गौड़। अर्जुन सिंह गौड़। और ये कौन था? अमर सिंह का साला। तो साथियों ये जो अर्जुन सिंह गौड़ है इसने शाहजहां के द्वारा घोषणा करवाने पर धोखे से अमर सिंह राठौड़ की हत्या कर देता है। और जो अमर सिंह राठौड़ का जो शव है वो आगरा के किले से अमर सिंह राठौड़ का मित्र था बल्लू सिंह चंपावत। अमर सिंह राठौड़ का मित्र कौन था? बल्लू सिंह चंपावत। और यह बल्लू सिंह चंपावत कौन था? अमर सिंह का मित्र। तो साथियों जो अमर सिंह राठौड़ है उसके शव को आगरा के किले से इस बल्लू सिंह चंपावत द्वारा नागौर लाया गया। और जो अमर सिंह राठौड़ की 16 खम्भों की छतरी है वो भी नागौर दरबार के अंदर ही है। तो साथियों यहाँ हमने बात की अमर सिंह राठौड़ की। जो अमर सिंह राठौड़ है वो नागौर का शासक था और इसे कटार का धनी कहा जाता है। अमर सिंह राठौड़ के काल में 1644 ईस्वी में एक लड़ाई होती है जिसे देसी भाषा में नाम दिया गया मतीरे गिराड़। और साथियों जो मतीरे गिराड़ है वो अमर सिंह राठौड़ और करण सिंह के मध्य हुई, लेकिन इसका जो परिणाम है वो इतिहासकार नहीं बताते, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से अमर सिंह राठौड़ की विजय मानी जाती है। फिर साथियों नोट पॉइंट लगा के लिखना कि अमर सिंह राठौड़ ने शाहजहां के साले मीरबख्श सलामत खां की मुगल दरबार में हत्या कर दी। फिर अगला पॉइंट लगाना और लिखना कि शाहजहां के घोषणा करवाने पर अमर सिंह के साले अर्जुन सिंह गौड़ ने धोखे से अमर सिंह की हत्या कर दी। फिर साथियों लिखना कि जो शाहजहां है उसने बुखारे दरवाजे को हमेशा के लिए बंद करवा दिया। फिर 1809 ईस्वी में जॉर्ज स्टील अंग्रेज अधिकारी ने इस दरवाजे को हमेशा के लिए खुलवा दिया। तो साथियों आप नोट पॉइंट लगा के ऐसे लिखना कि शाहजहां ने बुखारा दरवाजा ब्रैकेट के अंदर अर्जुन सिंह राठौड़ का दरवाजा, फिर से बोल रहा हूं, शाहजहां ने बुखारा दरवाजा ब्रैकेट के अंदर लिखना अमर सिंह राठौड़ का दरवाजा, फिर ब्रैकेट बंद कर देना, को हमेशा के लिए बंद करवा दिया। फिर अंग्रेज अधिकारी जॉर्ज स्टील, कौन था अंग्रेज अधिकारी? जॉर्ज स्टील।
तो साथियों लिखनो शाहजहां ने बुखारा दरवाजा ब्रैकेट के अंदर अमर सिंह राठौड़ का दरवाजा को हमेशा के लिए बंद करवा दिया। फिर 1809 ईस्वी में अंग्रेज अधिकारी जॉर्ज स्टील ने इस दरवाजे को जनता के लिए खुलवा दिया। फिर लिखना साथियों अमर सिंह राठौड़ का शव आगरा के किले से बल्लू सिंह चंपावत द्वारा नागौर लाया गया। और फिर अगला पॉइंट लिखना अमर सिंह राठौड़ की 16 खम्भों की छतरी नागौर दुर्ग में स्थित है। तो साथियों यहाँ हमारे अमर सिंह राठौड़ की जो 2-4 बातें इंपॉर्टेंट थी वो कंप्लीट हो जाती है। लेकिन जोधपुर का जो शासक है वो गस्सी के बाद जसवंत सिंह बना। अब साथियों जसवंत सिंह की चर्चा करेंगे हम हमारी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।